नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र कल यानी शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सदन के भीतर और बाहर की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी चंडीगढ़ में है। ऐसे में तय है कि सत्ता पक्ष विपक्ष से निपटने के लिए रणनीति पर पूरा काम कर रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपने मॉनसून सत्र की रणनीति को अंतिम रूप दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर आज कांग्रेस के विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में सदन के भीतर और बाहर कैसे सरकार को घेरा जाए, इसको लेकर मंथन किया गया। विपक्ष का कहना है कि इस बार विधानसभा के मॉनसून सत्र में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन, पेपर लीक, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। कांग्रेस की ओर से विधानसभा में आंदोलन को और कृषि कानूनों को लेकर एडजस्टमेंट मोशन लाया जाएगा और पेपर लीक जैसे कई मामलों को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके साथ ही हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आज कहा कि सरकार महज खानापूर्ति कर सत्र से भागना चाहती है। कांग्रेस की मांग है कि सत्र की अवधि को थोड़ा और लंबा किया जाए। हालांकि यह अभी तय होना बाकी है कि संसद या सत्र की विधानसभा सत्र की अवधि क्या रहेगी। जी, देख लेते हैं क्या कहना है विपक्ष के नेताओं का। पूरी तैयारी है। कांग्रेस बहुत सारे जो मुद्दे हैं, बहुत सारे एडजॉर्नमेंट मोशन दिए हैं, कॉलिंग अटेंशन दी हैं। जैसे पेपर लीक का मामला है, बेरोजगारी का है, कानून व्यवस्था का है। आज किसान परेशान है, उसको खाद भी नहीं मिल रहा और जिस हिसाब से कीमतें बढ़ी, आज भी गैस सिलेंडर की 25 रुपये बढ़ गई और डीजल और पेट्रोल की जिस हिसाब से कीमत है। हर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे। और जितना बारिश से किसान की फसल का नुकसान हुआ है आपके सामने है, उसका कोई मुआवजा नहीं मिला, अभी कोई सर्वे नहीं हुए। तो इस प्रकार से बहुत सारे मुद्दे, 9 मुद्दे ऐसे हैं जो कॉलिंग अटेंशन मोशन के हैं, जिसके अंदर पेपर लीक मामला जो है अभी लेटेस्ट जो है आपने देखा है किस तरह से पेपर लीक हुए। 28 पेपर इस तरह से लीक हुए हैं पिछले 7 साल के अंदर। तो इससे ज़्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है सरकार के लिए। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। एक एडजॉर्नमेंट मोशन में किसानों के मुद्दों के ऊपर लेके आई हूँ कि किसानों के जो 3 काले कानून हैं। जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारत भूषण जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए, राय सिंह गुर्जर साहब कांग्रेस पार्टी से, संदीप गोयत साहब इंडियन नेशनल लोकदल से और दीप कमल साहरण साहब भारतीय जनता पार्टी से, हम माफ कीजिए जननायक जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहयोगी पार्टी है सरकार में। भारत भूषण साहब, पहला सवाल आप ही से है। विपक्ष की तैयारी पूरी है। विपक्ष का कहना है कि बेरोजगारी का मसला है उसको उठाया जाएगा, कृषि का मसला है उसको उठाया जाएगा, कानूनों का मसला है उसको उठाया जाएगा। सरकार के लिए दिक्कतें होने वाली है। हाँ प्रदीप जी, सरकार के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने जितना काम किया है पिछले 7 साल में, हम लगभग होने वाले हैं, हम सत्ता में हैं, तो जितना हमने काम किया उसका जो एक सर्वेक्षण होता है, एक परीक्षण होता है, वो ये विधानसभा के पटल पर ही होता है। विशेषकर पिछले जब से 2019 से सरकार बनी है तब से जो काम हमने किए हैं उसकी समीक्षा, उसका परीक्षण होगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि विपक्ष को भी चाहिए कि विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाए। विधानसभा के सत्र इसीलिए बुलाए जाते हैं कि सभी जो प्रतिनिधि हैं अपने अपने क्षेत्र की, जहां से चुन कर आए हैं, वहां की समस्याओं को लेकर के विधानसभा में बात करें। कोई ऐसी समस्या है उस पर सदन बात करेगा। और कई ऐसी समस्याएं होती जो एक क्षेत्र से उठती जरूर है, लेकिन तो पूरे प्रदेश की समस्या भी होती है। और उस पर के कोई अगर विधानसभा का पटल पर कोई निर्णय होता है तो पूरे प्रदेश की जनता का उसको होना होता है। तो हम तो स्वागत करते हैं विपक्ष का कि जो सकारात्मक रवैया है उसको अपनाए। जो भी विषयों पर चर्चा करना चाहे पर चर्चा होगी, विस्तृत रूप से होगी। और जिस प्रकार से विधेयक सरकार लाने वाली है उससे भी निवेदन करेंगे कि उन विधेयकों पर भी सकारात्मक रवैये के साथ चर्चा करके जो जनहित के विधेयक पारित होने चाहते, जो कानून बनाना चाहती है सरकार, उनमें सहयोग करें। और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं
सरकार अपने अपने जो भी प्रश्न जो है दिए गए हैं विधानसभा सत्र में रखने की, उन सब पर जो संबंधित मंत्री हैं, संबंधित विभागों से उनके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष का पूरा खुले मन से स्वागत है। खुले मन से स्वागत है विपक्ष का। राय सिंह गुर्जर साहब, तमाम मसले आपने गिनवाए हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का तो कहना है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, क्योंकि पेपर लीक मामले में सरकार कह रही है कि इस विधानसभा सत्र में ही कोशिश करेंगे कि कानून लेके आए जिससे इस तरह के कार्यों में संलिप्त लोगों को कड़ी से कड़ी, पहले से ज्यादा कड़ी सजा मिल सके ताकि लोग आगे से इससे बचे। दूसरा, बेरोजगारी के मसले पे जो आंकड़े कांग्रेस पार्टी की ओर से या विपक्ष की ओर से रखे जाते हैं, 8.1 का जो आंकड़ा रखा जाता है बेरोजगारी दर जो हरियाणा में बताई जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये आंकड़े ही गलत है। कई सारे मसले ऐसे हैं, स्वास्थ्य को लेकर, कोरोना को लेकर आपने उठाया था, तो कल भी जब हम डिबेट कर रहे थे तो यही कहा गया कि जिस तरीके से सरकार ने कोरोना से निपटा है वो उदाहरण है अन्य राज्यों के लिए, बल्कि विदेशों के लोग भी इसको अनुसरण करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो क्या मसले हैं सर आपके? बात साहब, देखिए, जहां तक बात है सदन में आवाज उठाने कि भारतवर्ष में वो सरकार है जहां जहां पर भी भाजपा केंद्र शासित देशों में शासन करती है या केंद्र में सरकार में शासन में है, कि वो सरकारों की उनकी विचारधारा है कि लोकतंत्र को बंधक बनाया जाए, ना लोग, जनता और ना विपक्ष सड़क पर आवाज उठा पाए और ना ही सेशन में, विधानसभा में, पार्लियामेंट में आवाज उठाए। लेकिन हम भी जनता की आवाज को समझते हैं, समाज को समझते हैं और विपक्ष की भूमिका में एक बार बिल्कुल सचेत और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जनता की हर आवाज को विधानसभा में उठाया जाएगा। जहां तक आपने कहा कि जो पर्चा लीक है कर्मचारी चयन आयोग का, ये सेशन में नया मुद्दा लेकर आ रहे हैं। अरे पहले तो सेशन से पहले सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री और उसके सलाहकार जो इस पर्चा लीक तथा कथित माफिया गिरोह में शामिल हैं, वो लोग माफी मांगे अपनी गलती का, अपनी कमियों का। अगर मांगते हैं तो समझते हैं कि कहीं ना कहीं सुधार का कोई प्रयास कर रहे हैं। एक तरफा बात करके जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। दूसरी बात कोरोना में आपने कही, कोरोना की बात जहां तक है, हरियाणा सहमता डरते लोग आपने देखे हैं किस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी से लोगों की क्या परेशानियां रही, गरीब व्यक्ति किस प्रकार इलाज से तड़पा और बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने गरीब लोगों को किस प्रकार उनकी जेब को लूटा। सरकार बिल्कुल मौन रही क्योंकि सरकार की वहां पर हिस्सेदारी रही। अब रही बात जो कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई है, क्या सरकार ने उनके घर पे जाकर राशि पहुंचाई है? क्या जो स्कीम के तहत उनको लाभ मिलना था सरकार ने, जो कोई सरकार के पास आंकड़े नहीं है। रही बात आप कह रहे हैं कि महंगाई का, रोजगार का, बेरोजगारी, महंगाई कहां पर है? दरबार साहब, आप एक सामाजिक व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, समाज में रहते हो, आप देखते हैं कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर महंगाई कहां पर है, कहां पर लोगों के हालात कैसे है। जहां तक बात है रोजगार की, बेरोजगारी के आंकड़े की, अरे इनके अपने आंकड़े फर्जी हैं। इनकी जो ट्रेनिंग होती है प्रवक्ताओं की, पार्टी के लोगों की, केवल एक होती है कि मुद्दे से भटकना, अपनी बात रखना, जबकि बात आपके पास एनएसओ के आंकड़े हैं, आपके पास भी है दरबार साहब, हमारे पास सीएमएमआई के आंकड़े हैं। ये बेरोजगारी को लेके कांग्रेस की ओर से लगातार सवाल उठाए भी जाते हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल प्रदेश के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनको भरोसा दिलवाना, आप सहयोगी पार्टी है और सरकार में साझेदार हैं और महत्वपूर्ण आप लोग भूमिका में है। प्रदेश के युवाओं को भरोसा दिलवाना जरूरी है कि पारदर्शिता है, लेकिन लगातार जिस तरह से पेपर लीक होते रहे, कैसे सरकार भरोसा दिलवा पाएगी कि आप लोगों की भविष्य जो है इस सरकार में सुरक्षित है? एक बात। दूसरी बात, विपक्ष की ओर से लगातार ये सवाल उठाया जाता रहता है जब भी बेरोजगारी का या रोजगार का मसला आता है। जो 75% आरक्षण की बात जेजेपी चुनाव से पहले भी और सत्ता में आने के उपरांत भी जेजेपी की ओर से लगातार ये कहा गया और कानून बनाया गया 75%, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब उद्योग ही नहीं आ रहे हैं, युवाओं को रोजगार ही नहीं मिल रहा है, तो फिर इस कानून बनाने का फायदा क्या हुआ? दीप जी, देखिए, विपक्ष तो जो है अंधेरे में रहना चाहता है और उनकी कोशिश है कि बार बार ऐसी बातें करके जो हरियाणा के आम लोग हैं, हरियाणा के मतदाता हैं, हरियाणा के युवा हैं, उनको भी अंधेरे में रखा जाए और जैसे जितना वक्त बीत जाए ऐसे कुछ लोगों को अंधेरे में रखकर उतना अच्छा है, ताकि सरकार के कामों का प्रचार कहीं थोड़ा बहुत कुछ कम हो पाए। इनकी कोशिश तो यही रहती है। अब मैं सुन रहा था
हमारे पैनलिस्ट को कांग्रेस पार्टी के, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी इतनी गंभीर कब से हो गई, जो वो एक सांस में कोई 15-20 मुद्दे बता रहे हैं। जिस तरीके का हाल कांग्रेस के विधायकों का सदन में रहता है, पिछले 5 साल की जो उनकी विपक्ष का टेन्योर था उस दौरान जो रहा, यहाँ तक की मिसाल पैदा की है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने तो, कि 5 साल में कोई 6 बार विधानसभा गए हैं वो, उनकी हाजिरी 200 सीटिंग में से 6 बार, मतलब ऐसी स्थितियां कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं। और बात करते हैं बड़ी बड़ी, ये कह रहे थे कि ट्रेनिंग किसी और पार्टी के प्रवक्ताओं की ऐसी होती है कि मुद्दों से भटका दिया जाए। मुझे तो ये खुद अमल करते हुए लग रहे हैं उस पर, कि बात यहाँ स्पेसिफिकली इस विधानसभा सेशन की जो 3 दिन का है इसकी है, और ये पूरा पहाड़ा पड़ रहे हैं जो है 20 चीजों का एक साथ में। इतनी बातें एक डिबेट में 20 मिनट की डिबेट में नहीं हो सकती। लेकिन जहां तक आपने युवाओं के लिए और जो रोजगार की और जो परीक्षाओं से संबंधित बात मेरे से प्रदीप जी, मैं आऊंगा राय सिंह गुजर साहब, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि ये डिबेट नहीं है, ये डिस्कशन है। हम चर्चा करते हैं, हम डिबेट नहीं करते हैं, ये डिस्कशन है, चर्चा है। इसमें हम कोशिश करते हैं किसी एक निष्कर्ष तक पहुंचे। दीप कमल जी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी हरियाणा के युवाओं से जो कि अच्छे से मन से तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं, पढ़ते हैं और परीक्षा देते हैं, उनके बीच में अगर आप उनकी भावना पूछेंगे तो हर जगह ये माहौल बना है पिछले 6-7 साल में कि अब जो नौकरियां हैं वो मेरिट पर और लिखित परीक्षा में उनके जो अंक आते हैं उसके आधार पर ही मिलती हैं। कितनी सारी ऐसी नौकरियां हैं, HSSC की तो एक भी नौकरी में अब इंटरव्यू नहीं बचा है, सिर्फ रिटन टेस्ट के बेसिस पर ही वहां पर नौकरियां दी जाती हैं। और ये सरकार की कोशिश है कि कोई सिफारिश के, कोई पैसे के लेन देन के, भ्रष्टाचार के जितने रास्ते हैं वो सारे बंद किए जाएं, एक एक करके सारे के सारे बंद हो रहे हैं। और अगर कहीं पर लीकेज हो रही है उसको तुरंत संज्ञान में लेकर पूरा पर्चा जो है वो दोबारा आगे करवाया जाता है, स्थगित किया जाता है। ये नहीं कि उसमें गोल बोल करके लिपापोती करके और ठीक है हो गया जो हो गया, ऐसा नहीं है। सिस्टम को सुधारा जा रहा है, पारदर्शिता लाई जा रही है और वक्त लगेगा। अगर कांग्रेसियों ने लगातार एक लंबे समय तक सिस्टम बिगाड़ा है तो उसको सुधारने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, और लगी हुई है सरकार, कर रही है सुधार रही सारी चीजों को। आपका विधानसभा में तो प्रतिनिधित्व नहीं है, हालांकि कल आपने राज्यपाल साहब को ज्ञापन भी सौंपा था, कुछ मुद्दे आपने उठाए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण पार्टी होने के नाते आप जब ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं रोजगार को लेके या फिर महंगाई को लेके या फिर जो तमाम मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं, सरकार के दावों में आपको लगता है वो दम है? जो मुद्दे विपक्ष को उठाने चाहिए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को उतनी मजबूती के साथ उठा पाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पिछले सेशन के अंदर भी इनका वर्किंग देखिए, इन्होंने सरकार के साथ एक हाथ मिला रखा था। जब बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा करने की बात आती थी वॉकआउट कर दिया जाता था, और जो मुख्य मुद्दे होते थे उनसे भागने का काम करते थे। जब समय दिया जाता था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सदन में उतना समय भी नहीं ले पाते थे जितना उनको बोलने का मौका मिलता था। अब बात आई भाजपा की और जसपा की, जिनका आरोप की भाई विपक्ष का काम अंधेरे में रखना है। मैं भाजपा के साथी से भी पूछना चाहूंगा, जसपा के साथी से भी पूछना चाहूंगा कि सदन में पिछली बार जब सदन बैठा था तो एक प्राइवेट नौकरियों के अंदर आरक्षण लाने का कानून बनाया गया था। अब इन्होंने कानून बना दिया डबास साहब, लेकिन कानून को लागू करने की तारीख भूल गए और वो आज तक लागू करने की तारीख मैंने ये सवाल पूछा दीप कमल साहन साहब से, ये सवाल मैंने पूछा था। अंधेरे में रख रहे हो लोगों को, बता देते हैं अभी तारीख में क्या बात। पहले इसी पे गोयल साहब, पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं, दीप कमल जी से बात कर लेते हैं। दीप जी, एक तो डबास साहब उद्योग नहीं आ रहे, दूसरे ये कानून लागू नहीं कर पा रहे, और तीसरे जो बेरोजगारी की दर है हमारी लगभग 28.4 जो प्रदेश देश के अंदर सबसे ज्यादा हो रही है। महिलाओं व नाबालिग बच्चों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हैं पूरे प्रदेश देश के अंदर हमारा हरियाणा का शर्मसार हो रहा है। और जो पेपर लीक कांड जो युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा, भर्ती रद्द करना, पेपर लीक करना, इस सरकार ने शायद एक नियत बना ली है। पहले आपके सवाल का जवाब दीप कमल जी से ले लेते हैं, फिर मैं आऊंगा भारत भूषण जी के पास। और डबास साहब इनसे एक सवाल और पूछना कि जो नोनो घोटालों के अंदर जो जांच जो खट्टर साहब ने बिठाई थी, उस जांच का क्या स्टेटस है? शराब घोटाले की जांच का क्या नहीं, उद्योगों में नौकरियों को लेकर जवाब ले लेते हैं पहले। गोयल साहब उसका जवाब ले लेते हैं, फिर मैं भारत भूषण जी के पास आऊंगा।
अक्टूबर 2019 में सदन में बोले मुख्यमंत्री दीप जी। ने भरोसा दिलाया था दान घोटाले पे कार्रवाई करेंगे। रोहित जी, अब सुन लीजिए ना, एक बार बता देता हूं आपको। जो ये घोटालों की आप 8-9 की बात कर रहे हैं, इस आपकी की बातों में, आप लोगों के बयानों में ही है, कहीं नहीं है ऐसा। बहुत भ्रम में रख लिया आपने लोगों को। कभी एक्साइज के नाम पर, चीजों के नाम पर, कहीं कोई घोटाला नहीं है इस सरकार में। किसी एक घोटाले की जांच नहीं चल रही है आज के दिन। जितनी थी सारों की अधिकारियों के खिलाफ जांच करके कार्रवाई हो चुकी है, रिपोर्ट बन चुकी है सबकी। आज के दिन कोई चीज नहीं है ऐसी। दूसरी बात, परीक्षाओं का आप जिक्र कर रहे थे। आपकी पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी ने तो कल परीक्षा दी है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की। वो तो इतना विश्वास जता रहे हैं बुजुर्ग हरियाणा के सरकारी सिस्टम पर, हरियाणा की परीक्षाओं पर, और आप जो है यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो तो परीक्षा देने गए, कल नहीं दिए गए उन्होंने सिरसा में परीक्षा। अगर विश्वास नहीं होता तो क्यों देते वो? और जहां तक आपने 75% आरक्षण वाले कानून की बात कही है, 75% का मजबूत कानून हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जी ने आग्रह करके मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में बनवाया है और वो लागू है। उसके बारे में जो उद्योगपतियों की राय थी, उनका जो फीडबैक था, वो लेने के लिए उसको डिले किया गया था। और उसके बाद सेकंड लॉकडाउन उद्योगों के आग्रह पर, क्योंकि सेकंड लॉकडाउन में दोबारा से अपने उद्योग शुरू करने थे, इस वजह से उसको 2 महीने डिले किया गया है। वो कानून हरियाणा के इतिहास का हिस्सा बन चुका है, हरियाणा की सरकार का हिस्सा बन चुका है। और सारे उद्योगपति जो हरियाणा में काम कर रहे हैं और करेंगे, उनको 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं को देनी पड़ेंगी। एक तो कानून लागू कब करेंगे, ये सवाल लेकर मैं दोबारा आऊंगा दीप कंवल जी आपके पास। लागू कब करेंगे, और जब उद्योग आ नहीं रहे तो नौकरियां मिलेगी कैसे? दो बड़े सवाल विपक्ष की ओर से उठाए गए हैं। मैं भारत भूषण जी आपसे एक सवाल गोयल साहब, भारत भूषण जी एक सवाल आपसे ये है कि बेरोजगारी, पेपर लीक, ये सब कुछ है। हरियाणा तो कृषि प्रधान प्रदेश है सर, भारत भूषण जी। जी प्रदीप जी, हरियाणा तो कृषि प्रधान प्रदेश है, और कृषि का मसला जो है, तीनों कानूनों का हो, किसानों की समस्याओं का हो, एक बड़ा मसला है। जब आप किसानों का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं तो आपको सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। दिल्ली की सीमाओं पे पिछले 9 महीने से लोग बैठे हैं। कभी आप कहते हैं कि वो किसानी नहीं है, कृषि से जुड़े हुए नहीं है, एक बात। कभी आप कहते हैं कि सरकार जो है उनसे बातचीत करने के लिए पूरी तरह तैयार है, दूसरी बात। तीसरी बात, हरियाणा में जब आपका विरोध होता है तो आप कम से कम, अगर ये कानून उनके हक में है तो आप उनको समझाइए। आप समझाने में भी नाकामयाब रहे हैं पूरी तरह। प्रदीप जी देखिए, 3 प्रश्न आए हैं और मैं तीनों का उत्तर देना चाहूंगा। ये सार्थक चर्चा है, तीनों प्रश्नों का उत्तर सुनिए। पहला प्रश्न आया था राइसिंग की तरफ से, जो उन्होंने बेरोजगारी के ऊपर आंकड़ा दिया। उन्होंने खुद स्वीकार किया को CMIE के आंकड़ों पर, उनके विश्लेषण पर, उसके सर्वे के आधार पर जो है एक दावा करते हैं कि 26%, 27% जो है प्रदेश में बेरोजगारी है। मैं प्रदीप जी से पूछना चाहूंगा, CMI है क्या? ये कौन सी एजेंसी है? मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे प्रदेश की जनता को कि कांग्रेस गुमराह कर रही है CMI के मुद्दे पर। CMI एक ऐसी सर्वे एजेंसी है जिसके CMD जो है पी चिदम्बरम, जो इनके पूर्व केंद्र के मित्र हैं। नहीं, उसमें एक बात और भी है राय साहब, राइजिंग गुजर साहब, एक मिनट, मेरा ये सवाल है, उसमें एक बात यह भी है भारत भूषण साहब कि हरियाणा का आंकड़ा 8.1 या 8 कुछ दिखाया है उसमें, लेकिन गुजरात का, आसाम का, हिमाचल का, यहाँ भी तो आप ही की सरकारें हैं ना, वहां कम भी तो दिखाया है, 1%, 1.5% इस तरह भी दिखाया गया है। तो जहां कम है क्या उस वहां भी नकार देंगे आप? मेरा निवेदन सुनिए, मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये अपना पिक एंड चूज इस तरीके से। ठीक है संदीप जी, सुन लीजिए ना, आप प्रश्न करेंगे उत्तर भी सुनना पड़ेगा। इस प्रकार की एजेंसियों के, इस प्रकार की सर्वे एजेंसियों के आंकड़े को लेकर के आते हैं जिनकी अपनी विश्वसनीयता नहीं है। कीर्ति चिदम्बरम जी के जो साथ है वो CMD जो CMI के हैं वो आरोपित है, केस में, मुकदमे में आरोपित है। उनके ऊपर उनकी अपनी विश्वसनीयता क्या है? अच्छा, मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा है, मनोहर लाल जी ने ये कहा है कि जो आंकड़े उसमें दिए गए हैं वो आंकड़े सही नहीं है। सही आंकड़े क्या है वो जरा प्रदेश की जनता को पता चले कि हरियाणा में, ताकि ये जो भ्रम एक फैला हुआ है विपक्ष की ओर से, आप कह रहे हैं कि फैलाया गया है, तो सही आंकड़े क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि जो भ्रम कांग्रेस फैला रही है, या गोयल जी जो बार बार बीच में बोल रहे हैं, वही भी फैला रहे हैं, वही भ्रम फैला रहे हैं।
अभी आपने देखा कि प्रदेश में जो पीपीपी बने, परिवार पहचान पत्र, उनमें प्रत्येक परिवार के सदस्य को ये उसमें दिया गया कॉलम कि आप अपने रोजगार बेरोजगारी का आंकड़ा दीजिए, उस हिसाब से 6% भी नहीं आता है। अरे यार राय सिंह जी, आप राय सिंह जी बड़ी बात है ये। पिछले 2-3 दिन से लगातार इस बात पे चर्चा भी हो रही है, रोजगार के मसले पे। कांग्रेस 28 दशमलव कुछ का आंकड़ा दे रही है, 1 का, 2 का, 3 का, आज शायद 4 का आया है, कल तक 1 का था राय सिंह जी। लेकिन परिवार पहचान पत्र, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जेजेपी की सरकार है, उनका यह कहना है कि परिवार पहचान पत्र जो बनाए गए हैं हरियाणा में, हर एक आदमी की आय का स्रोत उसमें पता चल चुका है, तो सिर्फ 6% बेरोजगारी का आंकड़ा सामने आया है। आधार सर आपका फिर क्या है? देखिए प्रदीप जी, पहले तो जो मेरे मित्र जेजेपी के प्रवक्ता ने बात रखी है कि हम जो है रोजगार देने में, अरे औद्योगिक इकाइयां बंद पड़ी हैं, औद्योगिक व्यवस्था आपकी खराब है, क्योंकि आप लोगों को पहले से लूटने का अधिकार है। डिग्री कौन दे रहा है? 75% लोगों को आप तकनीकी क्षेत्र में, उद्योग में नौकरी देने की बात करते थे। कौन लोग करते थे? जिनकी खुद के पास डिग्री नहीं है, अनुभव नहीं है। अनुभव है तो केवल लूटने का, केवल तलाशी करने का, चोरी करने का और बड़े घोटाले करने का। करके आप वक्त बर्बाद मत कीजिए बेटा। मैंने आपको कहा भी था कि आप यही तरीका आप अपना रहे हैं, जिसका आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे थे। आप खुद इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कहाँ के उद्योग बंद है? एक बार बताइए मुझे, कौन सा उद्योग कहाँ का बंद है? आपने कहा अभी उद्योग बंद है, बताइए कहाँ का उद्योग कौन सा बंद है? तकनीकी आंकड़ों की बात एक बार सांस लीजिए जरा, चुप हो जाइए एक बार और बताइए कि कहाँ के कौन से उद्योग बंद है? मत करो, कहाँ के उद्योग बंद है? उद्योग कहाँ के बंद है बताइए तो सही। एनएसओ का पूरा आप देख रही है, बड़ा याद करके आएगा कि बोलते जाना है, बोलते जाना है, तो आपको सवाल नहीं सुनाई दे बड़ी है। और इसके साथ साथ जो आर्थिक सर्वे है हरियाणा प्रदेश, अच्छा एक बात भारतीय राय सिंह गुजर साहब, राय सिंह गुजर साहब, एक बात भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की ओर से कही गई है। राय सिंह गुजर साहब, एक मेरे पास वक्त नहीं है, सिर्फ 2 मिनट बचे हुए, सिर्फ 2 मिनट बचे हुए। राय सिंह गुजर साहब, एक बात, लोगों को ये विश्वास है कि अब की बार विपक्ष के तौर पे आप ही एकमात्र पार्टी ऐसी है जो लोगों के मुद्दे उठा सकती है। लेकिन बीजेपी और जेजेपी की ओर से लगातार ये कहा जाता रहा है, अब पहले आप इंडियन नेशनल लोकदल को बी टीम कहते थे बीजेपी के, अब तो इंडियन नेशनल लोकदल ने आपको बी टीम बोल दिया है कि आप मुद्दे उठाने के बजाय सदन छोड़ के चले जाते हैं। इसका भरोसा कैसे दिलवाएंगे? जो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, इनकी हैसियत, इनकी राजनीतिक सोच और इनका जुगाड़ क्या है? अरे ये कहीं पर हरियाणा में लोगों को जो इनका विरासत की बात थी, वो विरासत इन्होंने चौथी देवराज की विरासत को लेकर फर्जी संस्थानों के लोग हैं, जेजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, दीपकमल जी बोलिए, दीपकमल जी बोलिए, रख दिया। प्रदीप जी, ये जो विधानसभा छोड़ के जाते हैं ना, उनका एक कारण है। विधानसभा छोड़ने के जो अचानक डाइवर्ट करके चले जाते हैं, वो तब है जब सामने आने। राय सिंह जी सुन लीजिए, आपके विधानसभा छोड़ के जाने के कारण दीपकमल जी बता रहे क्या है? एक मिनट, विधानसभा क्यों छोड़ के जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस के विधायक, उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। पिछले साल मार्च में जब बजट सेशन चल रहा था तो धौलीधारों की जमीन का विषय आया था। हरियाणा सरकार ने कानून बनाया कि इस तरीके से आप सरकारी पंचायती जमीन किसी को नहीं दे सकते, और उस पर जब ऐतराज किया कांग्रेस ने कि हम ये कानून लेकर आए थे और आप इसको हटा रहे हैं, तब जब कहा गया कि 1200 लोगों को पंचायत की जमीन दी थी कांग्रेस ने, उसकी जांच करवा लें एक बार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हाउस छोड़कर चले गए, पता चल जाता कौन से जिले के और कौन सी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पंचायती जमीन मुफ्त में दी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। ये तो काम करते हैं कांग्रेसी, जब इनके काले चिट्ठे खुलने लगते हैं तो बायकॉट कर जाते हैं। एक बार सेशन के अंदर यही हुआ है, इनके काले कर्म सामने आने लगते हैं तो ये बायकॉट कर जाते हैं, और इस बार अगर कोई ऐसी स्थिति होगी फिर से चैलेंज किया जाएगा, और फिर आप देखिएगा कि वहां पर सामना करने की इनकी हैसियत रहती है कि नहीं रहती है। आखिरी 1.25 मिनट बचा हुआ है, गोयल साहब अपनी टिप्पणी कीजिए। क्या सरकार खरी उतर रही है? जो दावे किए जा रहे हैं, आप फील्ड में हैं, सदन में नहीं। दवा साहब, देखिए, सरकार के द्वारा सदन के अंदर जो बातें कही गई कि हम धान घोटाले की जांच कराएंगे, विभिन्न घोटालों की जांच कराएंगे, उन पे खरी नहीं उतरी सरकार।
दूसरा, कानून जो बनाए उन कानूनों को लागू करने की तारीख भूल गए और युवाओं और बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया। सीएमआई के डाटा को लेकर जहां जननायक जनता पार्टी भी भूल उसका तो सहारा इनेलो को गए हरियाणा के लोग। ये भी उनकी ये भी हरियाणा के हमें लोग बुला रहे हैं बीस इनेलो को। हाँ, बुला रहे राय हैं, सिंह आप मुझर बात साहब नहीं 20 बोले। सेकंड आपके पास है, फिर मैं हाँ, बीजेपी बोल जेजेपी के पास जाऊंगा। ना कोई और चीज बोलते। मेन मुद्दे क्या रहेंगे? प्रदीप डब्बास जी, देखिए, हम विधानसभा में महंगाई को लेकर, किसानों के खिलाफ राजद्रोह के मामले को लेकर और लगातार जो ये घटिया क्वालिटी के राशन वितरण कर रहे हैं, अपने प्रचार प्रपंच को लेकर, फोटो को लेकर, और लगातार हरियाणा के युवाओं की अनदेखी को लेकर, भारत भूषण तमाम साहब, मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष तैयार है, इतने सारे मुद्दे हैं, आपको तो आज कल घेर लिया जाएगा चारों तरफ से। कि क्यों की सरकार से भारत कैसे भूषण हिसाब साहब लेना है। सुनिए राय साहब। प्रदीप जी, सरकार पूरी तरह से तैयार है। मैं तो कांग्रेस से निवेदन ये करना चाहूंगा, जिस प्रकार यहाँ डिबेट में प्रश्न भी कर रहे हैं, उत्तर भी नहीं सुनना चाहिए, सुनना चाहते हैं, कृपा करके विधानसभा के पटल पर सुनने का वादा रखिए। सरकार के पास सारा मसौदा है। दीप कंवर जी, सत्ता पक्ष तैयार है। इतने सारे मुद्दे हैं डिबेट नहीं जिनके जवाब देने होंगे आपको। क्या चलने देंगे? रोजगार है, महंगाई है, स्वास्थ्य है। विधानसभा का सत्र क्या चलने देंगे? एक प्रश्नों का उत्तर आप सुनना नहीं चाह रहे। मैं पेपर लीक पर आपके प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं है। सुनने का मामला लीक नहीं है। आपके कार्यक्रम में जो गलतियां हुई थी, आपके कांग्रेस के एक मुद्दे का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है और विपक्ष का कहना है और जवाब लिया जाएगा। देखते हैं, कल से सदन शुरू हो रहा है। नमस्कार।